मैथ्स भाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी साथियों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, सामान्य वित्तीय और लेखा नियम के तहत आज हम भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जो लेखों के संधारण के संबंध में, अर्थात अकाउंट के मेंटेनेंस के संबंध में। जो भी हमारे लेखे हैं, आय व्यय है, उनके संधारण रिकॉर्डिंग के संबंध में, रिकॉर्ड को मेंटेनेंस करने के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भाग 3 के तहत जो अनुच्छेद है 14 से 17 तक, जो जिसमें लेखों संधारण के संबंध में जो अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्वों के बारे में बताया गया है, आज हम उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम इस सब्जेक्ट को इजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ही यही है कि आप लोगों को हम सिंपल लैंग्वेज में समझा सकें। तो दोस्तों, नियम 14 कहता है प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के सार्वजनिक धनराशि के रख रखाव की जिम्मेदारी। दोस्तों, नियम 14 के तहत भाग 3 नियम 14 के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पब्लिक जो धनराशि है, सारी धनराशि है, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। यदि वो धनराशि कम या अधिक होती है तो संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी। उस कर्मचारी को ही उसके रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, अर्थात उस सरकारी कर्मचारी का ही उस धनराशि को रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नियम 15 कहता है प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्व उत्तरदायी व्यक्तिगत रूप से। सरकारी प्रमाण पत्र पर जिस अधिकारी या कर्मचारी के हस्ताक्षर हैं, वह अधिकारी या कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, अर्थात डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी जिस पर्सन के पास है, वह सिंगल पर्सन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी है। अर्थात किसी भी धन को अगर गलत तरीके से व्यय या निकाला जाता है तो वह सरकारी कर्मचारी सिंगल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, पूर्ण उत्तरदायी होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ पर काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बैंक को ले लेते हैं। बैंक मैनेजर व्यक्तिगत रूप से उस आय व व्यय लेन देन के लिए पूर्ण जिम्मेदार होता है, बजाय कैशियर का काम उसी समय तक रहता है। बाकी जो ऑडिट वगैरह है वो सारी बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर से की जाती है। अगला है नियम 16 विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व। इस नियम के तहत जितने भी विभागीय अधिकारी हैं उनको कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। उन्हें उत्तरदायित्व क्या सौंपे गए हैं? सरकार के जितने भी प्रारूप हैं उनको संधारित किए गए लेखों को महालेखाकार, विभागाध्यक्ष या जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा भिजवाना, अर्थात जो भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा जो भी लेखे तैयार किए गए हैं उन लेखों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य उन विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व माना जाता है। अगला है नियम 17 के तहत लेखा परीक्षक द्वारा सूचना मांगना कोष्ठक महालेखाकर द्वारा सूचना मांगने पर देनी होगी। नियम 17 कहता है कि जो भी हमारा महालेखाकार होता है, जो लेखा विभाग का प्रमुख या मुखिया होता है, अगर वह किसी विभाग से लेखे संबंधी सूचनाएं मांगता है तो उन संबंधित अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह महालेखाकार को वह सूचना उचित समय पर उपलब्ध कराए। एग्जाम्पल के लिए हर विभाग की सोशल ऑडिट होती है, उस ऑडिट के तहत चाहे ऑडिट हमारी तिमाही हो सकती है,
छमाही हो सकती है या वार्षिक हो सकती है। उस इसलिए महालेखाकार के द्वारा अगर कोई भी दस्तावेज मांगा जाता है तो उस अधिकारी को वो दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करना होगा। अगले हैं नियम 18 और 19, थोड़े से इनसे अलग हैं। सरकार द्वारा जो भी संविदाएं की जाती हैं, सरकार द्वारा जो भी संविदाएं की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, उनके बारे में नियम 18 और 19 पर चर्चा की गई है। तो नियम 18 कहता है कोई भी अधिकारी जो सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का संविदा करार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सरकार ने किसी भी व्यक्ति को संविदा करने के लिए अधिकृत नहीं किया है, ऑथराइज नहीं किया है, तो वह व्यक्ति सरकार के किसी भी समझौते को नहीं कर सकता, अर्थात उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संविदा करार नहीं किया जाएगा। साथ में ही अगर इसके साथ ही बात करें, नियम 18 में ही राज्यपाल ने अनुच्छेद 299 पैरा 1 के तहत राज्यपाल द्वारा प्रतिकृत अधिकारियों को दायित्व व शक्तियों वर्णित है। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि प्राधिकृत अधिकारियों के दायित्व शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 18 अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको टिक लगाना है 299 पैरा 1। अनुच्छेद 299 पैरा क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, अर्थात वे अधिकारी जिन्हें राज्यपाल ने ऑथराइज किया है, उनको दायित्व और शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 19 कहता है संविदा के सामान्य सिद्धांत। अनुच्छेद 19 कहता है संविदा के सामान्य सिद्धांत में क्या क्या आता है कि संविदा के नियम हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। संविदा के नियम ही स्पष्ट होने चाहिए। एक बार में एक की संविदा की जाएगी और उसके नियमों में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक वो संविदा करने में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त न कर ले। अनिश्चित या अनंत देयता उत्पन्न करने वाली किसी भी संविदा को वित्त विभाग की बिना सहमति के नहीं किया जाएगा। अर्थात हमें लग रहा है कि इस संविदा से हमारा ऋण या देयता लायबिलिटीज बढ़ सकती हैं, तो ऐसी संविदा को बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन से हम नहीं कर सकते। और लास्ट है, जिस संविदा को 3 वर्ष से अधिक अवधि तक हमें लग रहा है कि संविदा हमारी 3 वर्ष से अधिक रहेगी, तो ऐसी संविदा में 3 माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने की शक्ति सरकार के पास होती है। अगर हमें लग रहा है कि कोई संविदा 3 वर्ष से अधिक अवधि तक जारी रह सकती है, तो ऐसी अवधि में 3 माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने की शक्ति सरकार के पास होती है। वहीं साथ ही में 1 लाख रुपए या उससे अधिक के क्रय के लिए समस्त संविदा पावर हैं, करार हैं, वो कहाँ भिजवाई जाएंगी? लेखा परीक्षा विभाग को भिजवाई जाएंगी, अर्थात महालेखाकार को भिजवाई जाएंगी। और विदेशों से माल आयात करने के लिए नियम के रूप में FOB के आधार पर क्रय हेतु संविदा या उपबंध किया जाएगा। वहीं साथ में एक चीज़ और रहेगी दोस्तों, संविदा करने से पूर्व सारे निर्णय लेने चाहिए कि सेल्स टैक्स, चुंगी या जो भी कर हैं उनका भुगतान कौन करेगा, जो भी टैक्स हैं, जो भी अन्य खर्चे हैं, उन खर्चों के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाएगा कि इन खर्चों को कौन वहन करेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है जो संविदा के सिद्धांत है वो सब लिखित रूप में विस्तृत रूप से वर्णित होने चाहिए। दोस्तों, हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर वहाँ जाते हैं तो किताब में देख के याद आते हैं, तो भाई आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है, उनको याद है ये। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अगर नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, आप लोग जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ तैयारी भी करते हैं, साथ में इसको थोड़ा साइड में देखते रहें। और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें
और इसे भी देखते रहें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। सो इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हाँ, इससे आगे की चर्चा जो है दुर्विनियोग, कपट और हानियाँ जो भाग 5 में दी गई हैं, ये हमारा नियम, ये हमारा भाग 4 में था, सॉरी ये था भाग 4, नियम 18-19 ये भाग 4 में था, सॉरी यहाँ से ये भाग 4 है, ये था भाग 4। दोस्तों क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी पूछ सकता है, भाग 3 में वर्णित है, तो भाग 3 में क्या आएगा, लेखी संधारण, कर्तव्य आएंगे। भाग 4 में क्या आएगा, संविधाएं आएंगी, ठीक है। और भाग 5 में हम पढ़ेंगे दुर्विनियोग, कपट और हानियाँ, अर्थात जो भी अगर हम सरकार से कपट करते हैं, हानि करते हैं, या इन्वेस्टमेंट है जो आवश्यक नहीं है, डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा भाग 5 में करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कल करेंगे। ये बहुत इजी वे है पढ़ाने का, अगर आपको इससे भी इजी वे मिल जाए तो आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।